This is another video of electricity. In this video we are going to discuss some basic terms related to electricity and some other terms that is also related to chemistry and physics both, and very useful in this chapter too. So let us start discussing these basic terms. First term is atom. Atom, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर इज़ नॉन एज एटम. किसी भी मैटर, किसी भी सब्सटेंस की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम एटम कहते हैं. जैसे कोई भी कंपाउंड अगर मिलके बना हुआ है, आप चौक देख सकते हैं. चौक क्या है? बहुत छोटे छोटे, अगर आप उसको थोड़ा सा खरोचते हैं तो आपको दिखता है कि एक कण नीचे गिर रहा है. बहुत सारे कण एक्चुअली नीचे गिर रहे होते हैं, खरोचने पर ये हमारे हाथ में आ जाते हैं. सो ये क्या है? ये बहुत सारी वो छोटे छोटे कण ही आपस में जुड़े होंगे तभी जाके वो पूरा चौक बना होगा. दैट मीन्स उस मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट वो चौक के टुकड़े थे, वो बहुत छोटे छोटे कण थे. वही क्या होते हैं? एटम, जो आपस में कंबाइन होते गए और हमें पूरा मैटर मिल गया. एक्चुअल में एटम उससे भी ज़्यादा स्मॉलेस्ट होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं. ये इलेक्ट्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोप का यूज़ करके उनकी स्ट्रक्चर देखी जाती है, उनको एक्चुअल में देखा जाता है. बिकॉज जो हमें दिखते हैं वो उससे भी ज़्यादा स्मॉलेस्ट ब्रेकडाउन हो सकता है उनका. नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम. एक्चुअल में और भी अनदर टर्म्स होती हैं, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, विच वी विल डिस्कस इन द केमिस्ट्री टॉपिक्स. नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम. एटम की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होती है कि यहाँ पर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एक न्यूक्लियस पार्ट होता है. न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स. ये न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एटम के सब एटॉमिक पार्ट है, यानी एटम के भी ज़्यादा नीचे जो सबसे छोटे, सब का मीन क्या होता है? उससे भी ज़्यादा छोटे, यानी एटम से भी ज़्यादा छोटे उसके जो पार्टिकल्स हैं वो हैं न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है. किसी भी एटम में उतना ही प्रोटॉन होता है और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ताकि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, इसीलिए हमें एटम न्यूट्रल दिखता है. और जब एटम पे चार्ज आ जाता है दैट मीन्स या तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए या फिर प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, कुछ पार्ट ज़्यादा आ जाता है जिसकी वजह से एटम पर चार्ज आ जाता है और हम उसे आयन कहते हैं. स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होती है कि बीच में होता है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में टू पार्ट सब एटॉमिक पार्टिकल आते हैं. न्यूट्रॉन्स जिस पर कोई चार्ज नहीं है और प्रोटॉन्स होते हैं जिस पर सारा पॉजिटिव चार्ज होता है. इसके बाद कुछ शेल्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं. शेल्स के नेम है, ऑर्बिट भी कहते हैं इन्हें, शेल्स भी कहते हैं. फर्स्ट शेल का नेम है के, नेक्स्ट एल, एम, एन एंड सो ऑन. फर्स्ट जो के शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं, नेक्स्ट में 8 आ सकते हैं, नेक्स्ट में 8 आ सकते हैं, अगेन फोर्थ में 18, 18, 32 एंड 32, टोटल 7. इस टाइप से, क्योंकि इतने ही एलिमेंट्स आज तक डिस्कवर हुए हैं अब तक. इसका फॉर्मूला कुछ इस टाइप से बनाया गया था, 2n², यानी n का मतलब यहाँ पर था कि नंबर ऑफ शेल, जिस नंबर ऑफ शेल पर हम बात कर रहे हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स बताएंगे. जैसे फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n की वैल्यू 1 पुट करो, बिकॉज फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं. 2 इंटू 1⁻²2 दैट इज इक्वल्स टू 2. अगर आप सेकेंड शेल की बात कर रहे हैं, 2 इंटू 2⁻² इक्वल्स टू 8, 2 इंटू 3⁻² इक्वल्स टू 18. तो फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल इस टाइप से बढ़ता है. लेकिन एक्चुअल में हम जो लेते हैं इनको मैजिकल नंबर्स कहा जाता है. इस टाइप से लेते हैं 8 2 टाइम्स, 18 2 टाइम्स एंड 32 32. और यही आपके पीरियड में एलिमेंट्स है जो कि हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आप स्टडी करेंगे कि एलिमेंट्स को कैसे उन्हें रखा गया है. सो फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन एंड हीलियम. नेक्स्ट में 8, नेक्स्ट 8, 18. सो टोटल 7 पीरियड्स हैं. नेक्स्ट जो टर्म इंक्लूडेड है इन दिस चैप्टर दैट विल मेक यू अंडरस्टैंड सम अदर टर्म्स better understand. So discuss these terms also. Metals, actually these are topics of chemistry, but we are going to discuss these slightly in this video too. Metals, elements or atoms having 1 or 2 or 3 electrons in their outermost shell. ऐसे एलिमेंट या एटम जिनके पास आउटरमोस्ट शेल यानी बाहर की, सबसे बाहर की शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 होगा या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होगा, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? मेटल्स कहते हैं. अब बाहर की शेल में फर्स्टली तो आपको ये समझना होगा कि
यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है ना, इस पे सारा पॉजिटिव चार्ज, और बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन, जिस पर नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसे कोलम्बिक फोर्स भी कहा जाता है, जिसकी वजह से ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को कहीं बाहर जाने नहीं देते, जबकि इलेक्ट्रॉन्स क्या चाहते हैं कि मुझे घूमने को मिल जाए। इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में टू टाइप्स के मोशन रखता है, एक तो स्पिनिंग की वो अपनी जगह पर इस टाइप से स्पिन करता रहता है, सेकंड ऑर्बिटल की वो इस ऑर्बिट में भी मूव करता रहता है, खुद घूमता भी रहता है और आगे भी चला जाता है। तो स्पिनिंग और ऑर्बिटल दोनों मोशन होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के पास, और ये फ्रीली मूव करना ज़्यादा बेटर पसंद करता है। लेकिन न्यूक्लियस क्या है, इसको एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इसको अट्रैक्ट करके रखता है। अगर आपको किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो आप कौन सा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, के शेल का, एल शेल का या एम शेल का? सबसे बाहर की शेल का निकलता है एक्चुअल में। क्यों? देखो, अगर आप इस शेल का, फर्स्ट शेल का निकालना चाहते हैं तो ये न्यूक्लियस के काफ़ी ज़्यादा पास है। न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होने की वजह से इसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियस के इतने ज़्यादा पास है कि उसने जकड़ के भी अच्छे से रखा होगा, ज़्यादा फोर्स लगा रखा होगा। ज़्यादा फोर्स है तो अगर आपको उस फोर्स को तोड़कर उसको खींचने की कोशिश करना है, किसी ने ऑलरेडी इस साइड से फोर्स लगा रखा है, आपको इसे इस साइड खींचना है, तो आपको क्या करना होगा, उससे के कंपैरिजन में ज़्यादा फोर्स लगाना होगा। उसके ज़्यादा फोर्स लगाना मतलब आपको और ज़्यादा एनर्जी देनी होगी। यहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है। लेकिन अगर आप बाहर की शेल की बात करते हैं तो वो न्यूक्लियस से थोड़ी दूर जा चुकी है। दूर जाने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा वीक हो गया, बिकॉज स्क्रीनिंग इफेक्ट वर्क करता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट यानी एक स्क्रीन बीच में आ गई है, और भी जितनी शेल आएंगी वो एक स्क्रीन का काम करने लगती है, जो कि इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को थोड़ा कम कर देती हैं। अब फोर्स कम है, यानी अब इस बंदे ने कम पकड़ा हुआ है, तो आपको इसको हटाने के लिए इसके अपोजिट फोर्स थोड़ा कम लगाना पड़ेगा, तो यानी आपको कम एनर्जी में भी ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल सकते हैं। इसीलिए हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं तो आउटर मोस्ट शेल से ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिलीज होते हैं, और आउटर मोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, जहाँ बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स क्या होते हैं, जिनके पास वैलेंस शेल में 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट हों। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अगर उन्हें अपना ड्यूप्लेट, यानी कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, नेक्स्ट में 8 आ सकते हैं। या तो उन्हें ड्यूप्लेट कंप्लीट करना होगा या फिर उन्हें ऑक्टेट कंप्लीट करना होगा। अब अगर इसे ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसे क्या करना होगा, 1 है इसके पास तो 7 की नीड है, लेकिन 7 लेने के लिए तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए क्या करेगा, 1 को डोनेट करना प्रेफर करेगा। सेकेंड वाला भी क्या करेगा, 6 को लेना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, एनर्जी ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसीलिए क्या करेगा, 2 को डोनेट। सिमिलरली दिस वन 3 को डोनेट करेगा। डोनेट करते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे एलिमेंट, इसीलिए इनको कहा जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट उन्हें कहा जाता है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, और पॉजिटिव चार्ज तभी आता है जब कोई अपने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करता है, डोनेट कर देता है। मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए सोडियम है, इसके पास 11 होते हैं, तो 2, 8, 1 को ये लॉस कर देता है, इसीलिए Na पॉजिटिव। नॉन मेटल्स ऐसे एटम्स होते हैं जिनके पास 4 या 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में। अब 4 वाले का तो थोड़ा एक्सेप्शन केस आता है, बिकॉज 4 वाले को देना और लेना दोनों मुश्किल लगता है, इसीलिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ये प्रेफर करता है शेयरिंग। वो हम बाद में बात करेंगे, केमिस्ट्री का टॉपिक चला जाएगा। लेकिन अगर 4 से ज़्यादा की बात होगी तो 4 से ज़्यादा वाला क्या करेगा, जैसे 5 है तो 5 वाला क्या करेगा, 5 देना मुश्किल है और 3 लेना आसान है, इसीलिए वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन। 7 वाला भी 1 लेगा, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, इसीलिए क्या होते हैं, इन पर नेगेटिव चार्ज आता है, बिकॉज जो भी एक्सेप्ट करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसीलिए डेफिनेशन भी ये होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आर नोन एज मेटल, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर नोन एज नॉन मेटल्स। नेक्स्ट डेफिनेशन जो इलेक्ट्रिसिटी से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है, ये है कंडक्टर्स की। इसी को समझने के लिए हमने ये सब पढ़ा। कंडक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं अपने अंदर से पास होने को। इलेक्ट्रिसिटी क्या थी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सके, मूव कर सके, वही क्या है, वही सब्सटेंस कंडक्टर्स हैं। अब ऐसे सब्सटेंस के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने भी तो चाहिए, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होते हैं, इनके पास तो आउटर मोस्ट शेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये फ्री नहीं हो सकते। फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं, मेटल्स में। जैसे कॉपर है,
इसका काफ़ी ज़्यादा वायरिंग पर्पस में यूज़ किया जाता है। कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29 फर्स्ट शेल में 2, नेक्स्ट में 8, नेक्स्ट में 18 और नेक्स्ट में 1। आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रह गया। 1 क्या करेगा, ये डोनेट कर देगा। ये क्या करेगा, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ये क्या है, न्यूक्लियस से काफ़ी दूर चला गया। थोड़ी सी भी एनर्जी अगर इसे दे दी जाए, जैसे हम किसी मेटल पर अगर थोड़ा सा भी ठोक देते हैं, दैट मीन्स आपने फोर्स लगाया। फोर्स भी तो एक टाइप की एनर्जी दे रहे हैं ना, आप किसी टाइप का एनर्जी दे रहे हैं, उसे हीट कर रहे हैं। एनर्जी मिलते ही ये क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देगा और मोशन स्टार्ट हो जाएगा। सो ये कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। इंसुलेटर बिल्कुल कंडक्टर के अपोजिट हैं। सब्सटेंस विच डजंट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास नहीं होने देते उन्हें कहते हैं इंसुलेटर, जैसे कि नॉन मेटल्स हैं। डायमंड इसका अच्छा एग्जाम्पल है, डायमंड नहीं होने देता। नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर, ऐसे सब्सटेंस जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर के मिड की होती है, यानी वो अच्छे से कंडक्टर भी नहीं है, अच्छे से इंसुलेटर भी नहीं है, इन बिटवीन है। अगर कम टेम्परेचर पे है, अगर आपने बहुत कम टेम्परेचर दिया हुआ है तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाना मतलब हीट एनर्जी देना, आप एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। एटम्स हैं, एटम्स के आउटर मोस्ट शेल को एनर्जी मिल गई तो वो क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एनर्जी मिलते ही फ्री मूव करना स्टार्ट करेंगे, उनका मोशन स्टार्ट हो जाएगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा स्पीड से मूव करेंगे और जैसे ही मोशन स्टार्ट होगा वो कंडक्टर बन जाएंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये कंडक्टर्स की स्ट्रक्चर है। कंडक्टर्स के एटम्स मानो कुछ इस टाइप से हैं। आप एटम्स की स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पर एटम है, सेकंड एटम, सेकंड नेक्स्ट वन एटम, सो इस टाइप के एटम्स हैं। अब एटम्स के पास क्या है, मेनली कंडक्टर मेटल से होते हैं तो इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं। अगर आप इनको, जैसे मेटल को आपने कोई भी एनर्जी दे दी, उसे थोड़ा सा हीट कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो रिलीज हो जाएंगे, वो मोशन करना स्टार्ट करेंगे, वो मोशन करते करते किसी और के इलेक्ट्रॉन में जाएंगे। अब उसके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन थे, उसको भी एनर्जी दे दी आपने, तो एक जगह किया, एक जगह करने से उस जगह के जितने भी एटम्स है, जैसे आपने इस जगह पर ठोका तो उसमें तो बहुत सारे एटम्स है, इन सब के एटम्स के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स मोशन करना स्टार्ट करेंगे और वो मोशन करते करते दूसरों के पास जाएंगे, दूसरों को भी एनर्जी दे देंगे और एनर्जी मिलते ही उनके भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है आपस में इधर से उधर मूव करेंगे तो मोशन हो रहा है, दैट मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देते हैं। ये इंसुलेटर्स की कुछ स्ट्रक्चर थी इस टाइप से, जबकि कंडक्टर्स की और इंसुलेटर की कुछ ऐसे स्ट्रक्चर नहीं होते, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसीलिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स जहाँ नहीं होंगे वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कभी कंडक्ट हो ही नहीं सकती, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है क्या, फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज होना ज़रूरी है। चार्ज कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे तभी चार्ज होता है। डेफिनेशन है इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिक करंट की, एक्चुअल में करंट हो या फिर इलेक्ट्रिक करंट हो, मीन द सेम थिंग। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कितनी रेट से, रेट का मीन होता है स्पीड, यानी टाइम से रिलेटेड फैक्टर हो गया ये, कि कितनी स्पीड से, कितनी रेट से, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि कितना चार्ज फ्लो हो गया, उसकी स्पीड क्या, यानी टाइम से रिलेटेड कि कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ, वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। एग्जाम्पल के लिए फर्स्टली पहले फिगर देखते हैं, फिर इसका पूरा टॉपिक समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट का। आपने क्या किया, सर्किट वायर ले ली, वायर को आपने कनेक्ट किया हुआ है सेल से, सेल सिंगल साइन से, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। एक्चुअल में आजकल जो सेल आते हैं उस पर ऑलरेडी लिखा होता है पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, अगर कहीं नहीं भी लिखा होता है तो वहाँ पर एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। ये आपने की लगा रखी है, इस टाइम पर की ओपन है, आप इसे की को क्लोज कर देंगे, की क्लोज होते ही क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज वैसे भी क्या था, ये वायर थी, आप वायर कैसे लेते हैं, मेटल्स की लेते हैं, अच्छे कंडक्टर की लेते हैं। अब ये कंडक्टर थे तो यानी इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम भी तो रहे होंगे, लेकिन वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूमते तो रहते हैं लेकिन उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर दे, वो बहुत स्लो मोशन होता है, बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती उस टाइम पर। कि आपने कोई वायर ली, ऐसा तो नहीं है कि आपने जब तक उसे वायर को कनेक्ट नहीं किया हुआ और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर दे, नहीं, उसके अंदर से करंट फ्लो करता है, बिल्कुल माइनर सा कर रहा होता है, उसके पास अभी इतनी एनर्जी नहीं होती, वो इतनी स्पीड से मूव नहीं कर रहे होते, इसीलिए फ्री वायर्स में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती जब तक हम बैटरी वगैरह से कनेक्ट नहीं करते किसी सोर्स से। ये सोर्स क्या करते हैं, उन्हें पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं।
या फिर आप वायर्स में ईएमएफ प्रोवाइड करते हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है सेल की वजह से। सो नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, बिकॉज अपोजिट अट्रैक्ट्स। नेगेटिव पॉजिटिव की डायरेक्शन में जाता है, लेकिन इसी के अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव टू नेगेटिव कुछ फ्लो होता हुआ लगता है, जो कि क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम आई से शो करते हैं। सो पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट की डेफिनेशन होती है, करंट की डायरेक्शन होती है, करंट कहाँ से फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, जबकि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से करते हैं, खुद नेगेटिव चार्ज के, इसलिए नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब इसको अच्छे से कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज, रेट का मीन क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज यानी कितना चार्ज फ्लो किया। रेट का मीन क्या है, टाइम से रिलेटेड, स्पीड से रिलेटेड, यानी कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ, वही हमें क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन। यानी इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन में टाइम, टोटल चार्ज अपॉन में टाइम टेकन। अब चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है Q से, टाइम को किया जाता है T से, और करंट को करते हैं I से। फर्स्टली कंसीडर दिस, अंडरस्टैंड दिस कि करंट को I से रिप्रेजेंट किया जाता है, चार्ज को Q से एंड टाइम को T से। नेक्स्ट आती है इनकी सिस्टम की बात, कि आप इनको मेजरमेंट कैसे करते हैं। फर्स्टली देख लो कि हमारे पास ना 3 टाइप के सिस्टम होते हैं। एक तो होता है MKS सिस्टम, एक होता है CGS सिस्टम, नेक्स्ट होता है FPS सिस्टम, और मेन जो अब हम कंसीडर करते हैं वो होती है SI यूनिट। MKS सिस्टम क्या होता है, हमारे पास 3 ही मेन टर्म होती है, एक तो होती है लेंथ, मास एंड टाइम, डायमेंशनल फैक्टर्स। ये बाद में आप +1 में ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। आपको मेनली हर चीज़ को समझने के लिए जो बेसिक टर्म्स होती है ना, किसी भी चीज़ की अगर आपको यूनिट निकालनी है, किसी भी चीज़ को मापने के लिए जो हमें मेन चाहिए होता है ना, वो लेंथ, मास और टाइम की यूनिट चाहिए होती है। लेंथ को अगर मापा जाए मीटर में, मास को मापा जाए किलोग्राम में, टाइम को मापा जाए सेकेंड में, तो उसे हम MKS सिस्टम कहते हैं। CGS सिस्टम, सेंटीमीटर में लेंथ को, मास ग्राम में और टाइम सेकेंड में, यहाँ फुट, पाउंड एंड सेकेंड। अगर इस टाइप से निकाला जाए तो इन सिस्टम के नाम हैं जिनसे हम इनका मेजरमेंट करते हैं। पहले अलग अलग जगह पर अलग अलग सिस्टम, अलग अलग वर्ल्ड की कंट्रीज़ में अलग अलग सिस्टम अपनाए जाते थे। तो अगर कोई एक जगह से दूसरी जगह पे जाता था, उसने किसी और तरीके से मेजरमेंट किया था, तो उसको कन्वर्ट करके देखना पड़ता था, काफ़ी मुश्किल हो जाता था। इसीलिए जो IPX सिस्टम है उसने डिसाइड किया कि हम एक सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम बनाते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाते हैं, जिसे हम SI यूनिट कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। SI यूनिट ने एक्सेप्ट, एक्चुअल में ये MKS की ही मॉडिफाइड स्टेट है। MKS को मॉडिफाइड करके बस इसका नाम चेंज किया SI यूनिट। यहाँ पर लेंथ को हम मीटर में मेज़र करते हैं, किलोग्राम, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकेंड में मेज़र किया जाता है। सो इस सिस्टम में आपको अगर किसी की भी यूनिट निकालनी है तो हम SI यूनिट ही निकालते हैं मेनली। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन में टाइम। अब चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलाम, COULOMB, कूलाम, जिसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम की होती है सेकेंड। तो कूलाम सेकेंड, तो यानी करंट की यूनिट क्या होगी, कूलाम पर सेकेंड, कूलाम बाय में सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड यहाँ कूलाम पर सेकेंड। और इसी को नेक्स्ट नेम अलग से दे दिया एम्पियर, AMPERE, रिप्रेजेंट करते हैं A से। तो करंट की SI यूनिट होती है एम्पियर। अब इसी के डेफिनेशन से अगर आपसे पूछा जाए कि 1 एम्पियर करंट क्या होता है, 1 एम्पेयर करंट क्या होगा, करंट क्या था, चार्ज अपॉन में टाइम। अगर आपको 1 एम्पेयर, एम्पेयर करंट की यूनिट, कूलम चार्ज की और टाइम की सेकेंड, अगर आपको 1 पूछा है तो आप सब जगह 1 1 लगा दो। यानी 1 एम्पेयर की डेफिनेशन क्या होगी, अगर 1 सेकेंड में 1 कूलाम चार्ज किसी कंडक्टर में फ़्लो हुआ, 1 सेकेंड में 1 कूलाम चार्ज अगर किसी कंडक्टर में फ़्लो हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वहाँ पर 1 एम्पेयर का करंट फ़्लो हो रहा है। 1 सेकेंड में अगर कहीं पर 1 कूलाम चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो हम कहेंगे कि वहाँ 1 एम्पेयर का करंट फ़्लो हुआ है। सो 1 एम्पेयर इक्वल्स टू 1 कूलाम पर 1 सेकेंड। इसी टाइप से जो Q होता है, इसका एक अनदर फॉर्मूला भी है। पहले तो आप यहीं से एक और निकालिए, I इक्वल्स टू Q अपॉन में T था, करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, Q इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो I
50। एक फॉर्मूला ये है, इसका आपको ज़्यादा न्यूमेरिकल में यूज़ होने वाला है। एक अनदर फॉर्मूला है चार्ज निकालने का। अब देखिए, जैसे आप इसका एग्जांपल लेते हैं, आपने 5 रुपये की वन चीज़ ली है। अगर आपको वही चीज़ 10 लेनी है तो आपको क्या करना होगा, कितने रुपए पे करने होंगे, 5 इंटू 10 यानी कि 50 रुपये। अगर आपने वन सब्सटेंस लिया है, कोई भी एक पैकेट लिया, रेफर लिया, तो वो कितने का है, 5 का, तो आपको 10 लेने हैं तो वो कितने के पड़ेंगे, 50 के। इसी टाइप से आपने क्या किया, सब्सटेंस की क्वांटिटी को, कि आपको 5 लेने हैं, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया उस एक के प्राइस से। इसी टाइप से अगर आपको टोटल चार्ज निकालना है कि टोटल चार्ज किसी सब्सटेंस पे कितना है, तो टोटल चार्ज क्या आएगा कि वो मैटर कितना है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, चार्ज कितना है, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता कितना है, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। किसी भी चीज़ पे चार्ज किस वजह से आएगा, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो हम यहाँ क्या निकालेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन थे और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज था। इसे रिप्रेजेंट करते हैं Q से, टोटल चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को N से, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E से। अब देखिए, E की वैल्यू आती है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। अब आपके पास जैसे कोई न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्टिंग 1 कूलाम ऑफ चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने हैं कि सो इन दिस क्वेश्चन Q इज इक्वल्स टू 1 कूलाम। 1 कूलाम का चार्ज है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके लिए आपको फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुके हैं, टोटल चार्ज इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई में चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज N मल्टीप्लाई E। आपके पास टोटल चार्ज, यहाँ से आप पहले फर्स्टली फॉर्मूला कैलकुलेट कर लें। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाले जा सकते हैं, टोटल चार्ज अपॉन में चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, क्यों यहाँ मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया, क्यों टोटल चार्ज 1 कूलाम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कूलाम से कूलाम यूनिट कैंसिल हो गई, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी चीज़ की नंबरिंग में आप किलोग्राम, मीटर ये सब यूज़ नहीं करते, नंबर सिर्फ नंबर ही होता है। जिस भी चीज़ के बारे में बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब ये क्या बताएगा, 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा वो है 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। दैट मीन्स इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं 1 कूलाम चार्ज में। नाउ लेट अस डिस्कस वन डेफिनेशन, दैट इज ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। Electric circuit is very important for electricity to conduct. Firstly, understand two main more terms. First one is ammeter. Ammeter is a device that is used to measure इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करना है तो आप एमीटर डिवाइस यूज़ करते हैं। अगर आपको वोल्टेज मेज़र करनी है तो आप वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं वोल्टेज मेज़र करने के लिए। सिमिलरली अनदर डिवाइस है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर करंट की डिटेक्शन बताता है, ये तो बताता है कि किसी जगह पर करंट है या नहीं। जैसे ये डिवाइस होती है, इन पर नंबरिंग लिखी होती है, बीच में 0 1 2 इस टाइप से। ये क्या हो जाएगा, ये नंबरिंग, ये जैसे ही आप करंट के पास जाएंगे तो वो जो गैल्वेनोमीटर है वो अपने आप को, अपनी नीडल को, जैसे बीच में था तो वो अपने आप को डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, ये इस साइड हो जाएगा, ये इस साइड, वो डायरेक्शन शो करता है कि करंट किस साइड है। तो गैल्वेनोमीटर तो डिटेक्ट करता है करंट को, ये सिर्फ बताएगा कि यहाँ पर करंट है या नहीं, और एमीटर मेज़र करता है कि कितना करंट प्रेजेंट है। नेक्स्ट वोल्ट मीटर, ये वोल्टेज को बताता है कि कितनी वोल्टेज प्रेजेंट है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट वायर्स का कम्बिनेशन होती है। जब आप वायर्स को ज्वाइन कर देते हैं जिनके अंदर से करंट फ्लो करता है, और ये वायर्स क्या होती है, कंडक्टिंग वायर, यानी कंडक्टर्स की बनी होती है। किसी भी मेटल की ले सकते हैं, अच्छे कंडक्टर्स लेने होते हैं। इसके अलावा आपको इसमें लगाना होता है एमीटर, जो कि करंट मेज़र करेगा। इसके अलावा वोल्टमीटर लगाया जाता है ताकि वोल्टेज मेज़र की जा सके। नेक्स्ट आपको सबसे मेन सोर्स जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा, दैट इज़ अ सेल।
सेल लगा सकते हैं या फिर बैटरी लगा सकते हैं। बैटरी कम्बिनेशन ऑफ सेल्स ही होता है, तो आप सेल भी लगा सकते हैं, बैटरी भी लगा सकते हैं। इसके अलावा जो यूज़ की जाती है वो की और या स्विच तो मेन है ही, बिकॉज इसे ऑन ऑफ करेंगे तभी चलेगा। इस टाइम पर ये की ओपन है। वायर्स को बिल्कुल कंटिन्यूस पाथ बना देना है, कहीं पर ब्रेकेज नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर ब्रेकेज होगा तो वो कंटिन्यूस पाथ नहीं बन पाएगा, करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। इसीलिए आप वायर्स को कंटिन्यूस पाथ बना देते हैं जिसमें से करंट फ्लो करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए हमें ये सब थिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आप क्लोज कर देते हैं, दैट मीन्स स्विच ऑन कर दिया, तो ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है, ये आपस में वायर्स कनेक्ट हो जाती हैं। इसी की वजह से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करते हैं और पॉजिटिव चार्ज यहाँ से, जो कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है, एक ऐसी डिवाइस कौन सी है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को कंडक्टर में मेंटेन करके रखती है। पोटेंशियल डिफरेंस किसने क्रिएट किया, एक करंट, जो चार्ज यहाँ से नेगेटिव गया, यहाँ से पॉजिटिव गया, किस वजह से गया, बिकॉज इनके बीच में क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है। ये कौन, किसने क्रिएट किया, सेल या फिर बैटरी ने। तो डिवाइस जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है वो क्या होती है, या तो सेल होती है या फिर कम्बिनेशन ऑफ सेल, दैट इज बैटरी। नेक्स्ट अनदर टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है अगर आप 1 कूलम के चार्ज को, जैसे यहाँ पर भी आप चार्ज को क्या कर रहे हैं, आप चार्ज को ही तो लेके जाते हैं। अगर आप 1 कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहे हैं, उसको ले जाने के लिए जो आपने वर्क डन किया वही क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो वर्क डन हुआ उसी को क्या कहा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। दैट मीन्स इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फर्स्टली तो ये देख ले कि इनके सिंबल्स क्या होते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का मीन जो सिंबल लिया जाता है वो है V। पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल V है, वर्क डन का W है एंड चार्ज का Q है। अब डेफिनेशन क्या बताई पोटेंशियल डिफरेंस की, 1 कूलम चार्ज को, यानी आप चार्ज को लेके जा रहे हैं, उसको ले जाने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो वर्क डन हुआ वही क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। सो V इज इक्वल्स टू W अपॉन में Q। अगर यहीं पर बात आ जाए, आप इसको V इक्वल्स टू VQ इक्वल्स टू W भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप कोई भी फॉर्मूला यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। Q इक्वल्स टू W अपॉन V भी, अगर आपको कोई भी 2 दिया गया है 2 यूनिट्स इनमें से, तो आप थर्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इन फॉर्मूला का यूज़ करके। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए कि 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जो वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी यूनिट है वोल्ट। जो वर्क डन है, वर्क डन की यूनिट होती है जूल, SI यूनिट, और चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम। सो V इक्वल्स टू W अपॉन Q था, आपने उनकी यूनिट राइट कर दी। वोल्ट इक्वल्स टू जूल अपॉन में कूलम। अगर 1 यहाँ लिख देंगे, यानी 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस तब कहेंगे जब हम 1 कूलम का चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए अगर हमें 1 जूल का वर्क डन करना पड़े तो हम उसे क्या कहेंगे कि वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है। नेक्स्ट इसी टाइप से आपसे इन सब के बारे में न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए हाउ मच एनर्जी, अगर आपसे एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी का मीन ही क्या है कि आपको कितना वर्क डन करना पड़ा। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू 1 कूलम ऑफ चार्ज, हाउ, ये आपका एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू 1 कूलम ऑफ चार्ज passing through a 6 वोल्ट बैटरी। सो यहाँ देखिए आपसे एनर्जी पूछी हुई है, एनर्जी वर्क डन भी तो एक एनर्जी की फॉर्म है। आपको दिया क्या हुआ है, चार्ज दिया हुआ है 1 कूलम का, 1 कूलम चार्ज है और वोल्टेज दी हुई है 6 वोल्ट। Q है, V है, W निकालना है। W इक्वल्स टू, यहाँ आप कैलकुलेट कर चुके हैं, VQ के इक्वल होता है, तो V कितना है 6 वोल्ट और Q कितना है 1 कूलम, यानी 6 × 1 6 VC वोल्ट
कुलाम में आ गया, लेकिन स्पेसिफिक जो इनको मल्टीप्लाई करने से जो वर्क डन की यूनिट होती है वो होती है जूल। तो आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे 6 जूल। यानी यहाँ से आपको एक और बात पता लगी कि जूल का मतलब V मल्टीप्लाई C भी होता है, यानी वोल्टेज मल्टीप्लाई में कुलाम भी होता है, वोल्टेज कुलाम भी होता है, मल्टीप्लाई नहीं, दैट मीन्स वोल्टेज कुलाम, दैट इज़ अ यूनिट। इसके बाद जो एक और क्वेश्चन मेनली आता है, today we have covered some basic terms related to electricity: electric current, ammeter, voltmeter, galvanometer, potential difference, electrical circuit, electrical current, and there are numericals too. In the next video we will discuss further. Try these numericals. I think you all understand these topics. Thank you very much. Have a nice day.